तो जय श्री राम एवरीवन। तो आज हम बेसिकली सीखने वाले हैं कि भाग्य की जागृति नवांश कुंडली से कैसे देखी जाती है। इससे पहले हम थोड़ा सा नवांश कुंडली के बारे में पढ़ेंगे कि नवांश कुंडली की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों बताई गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नवांश मीन्स नवम अंश, जो नौवां भाग है आपकी लग्न कुंडली का। जिस तरीके से लग्न कुंडली का जो 9th हाउस है वो हमारा भाग्य बताता है, उसी तरीके से जो नवांश चार्ट है वो लग्न कुंडली का 9वां अंश है। तो वो लग्न कुंडली में जो आपके प्लैनेट्स हैं उनका भाग्य बताता है नवांश। तो ये जो प्रारब्ध है, नवांश हमारे प्लैनेट्स का प्रारब्ध है बेसिकली, जो D1 में कुछ प्लेसमेंट्स लेकर बैठे हैं। तो इसीलिए नवांश की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो हमारे D1 का 9th हाउस है उसका एक माइक्रोस्कोपिक एंड ब्रॉडर व्यू है नवांशा चार्ट, इसीलिए नवांशा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो नवांशा चार्ट का 9th हाउस है वो बताएगा कि हमारे प्लैनेट्स का जो भाग्य है और हमारा जो भाग्य है उसका उसके उदय होने का सोर्स क्या होगा। मतलब हमारे जो भाग्य की जागृति है वो किस इवेंट से, किन कारक तत्वों से, किस प्लैनेट से होगी बेसिकली। तो रूल क्या है, वही अगेन 3 रूल हैं, बेसिक रूल्स। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सब ग्रहों के और सब घरों के कारक तत्व पता होने चाहिए। अगर आपको कारक तत्व पता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका जो 9th हाउस है उसकी जो जागृति है, आपके जो नवांश का 9th हाउस है बेसिकली, जो आपका प्रारब्ध है, जो भाग्य भगवान ने लिखा गया है, उसकी जागृति कैसे होगी। और ये इस प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता क्योंकि ये ईश्वर द्वारा लिखा गया है। ये एक पत्थर की लकीर आप मान सकते हैं। तो जो इवेंट, जो कारक तत्व 9th हाउस में बैठा प्लैनेट बता रहा होगा, अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो कौन उसको आस्पेक्ट कर रहा है। तो ये 3 रूल्स हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हमें ये देखना है नवांशा चार्ट के 9th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। नंबर 2, अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो हमें ये देखना है नवांशा चार्ट का जो 9th हाउस है उसे कौन आस्पेक्ट दे रहा है। अगर ये दोनों रूल्स फॉलो नहीं होते तो थर्ड रूल हम क्या देखेंगे कि नवांशा चार्ट का जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ चला गया, वो किस हाउस में चला गया। तो बेसिकली मैं 1 बाय 1 सारे हाउसेस का बताऊंगा कि कौन से हाउस का लॉर्ड कहाँ चला गया, तो क्या सिग्निफिकेशन है, भाग्य की जो जागृति है वो किस इवेंट से होगी। तो एक ये मैंने कुंडली बनाई है नॉर्मली, तो हम फर्स्ट से लेकर 12th तक सब हाउसेस कवर करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये नवांशा चार्ट है, तो D9 चार्ट में किसी का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th में आ गया, इस केस में है मरकरी। तो किसी का मरकरी, अगर ये कन्या लगन के हिसाब से 9th हाउस में मरकरी आ गया तो इसकी भाग्य की जागृति कैसे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंसान खुद ही बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, प्रोवाइडेड ये मरकरी किसी एफ्लिक्शन में ना हो, क्योंकि ये स्वयं ही कहाँ आ गया अपने भाग्य में, और वो भी नवांशा चार्ट में। बट फिर भी क्या ऐसे इवेंट्स होंगे जिससे इसका भाग्य जागृत होगा। तो बेसिकली जब ये खुद पर काम करेगा, जब ये अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, जब ये अपनी ओवरऑल हेल्थ को डेवलप करेगा, जब ये खुद पर ध्यान देगा, मतलब फर्स्ट हाउस के जो भी कारक तत्व हैं, तो क्या होगा, तो इसका जो भाग्य है उसकी जागृति होगी। अब सेकंड तरीका क्या देखेंगे भाग्य की जागृति का, कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है, मरकरी। तो मरकरी के जो कारक तत्व होंगे उससे इसके भाग्य की जागृति होगी। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, बेसिकली कोई भी नई तरीके की स्किल सेट को सीखना, तो ये क्या है, मरकरी के कारक तत्व। तो हम अगर दोनों को क्लब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है जिससे उसकी पूरी पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, तो इस इंसान की उस तरीके से भाग्य की जागृति होगी। अब आता है नंबर सेकंड, अगर किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में वीनस, तो वो अपने ही घर में बैठ गया। एक तो ये बहुत मजबूत सिचुएशन हो गई कन्या लगन वालों के लिए। तो अब आपका कोई भी लगन हो उसमें सेकंड का लॉर्ड अगर 9th में आ जाए तो इसकी भाग्य की जागृति कैसे होगी। इस इंसान की भाग्य की जागृति इसकी फैमिली के द्वारा होगी। तो ये जितना अपनी फैमिली का करेगा, जितना अपनी फैमिली के साथ रहेगा, उन्हें खुश रखेगा, इसकी भाग्य की जागृति का सोर्स कहाँ से आ रहा है, फैमिली से। और क्या होते हैं सेकंड हाउस के मतलब बेसिकली इवेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर ये इंसान अकाउंटेंट है तो ये अगर किसी बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी में काम करता है जो सेकंड हाउस के कारक तत्व हैं, तो उससे इसके भाग्य की जागृति होगी। अब आते हैं थर्ड हाउस पे। तो इस केस में थर्ड हाउस का जो लॉर्ड हुआ वो हुआ मंगल। अब किसी का थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 9th में बैठ गया तो भाग्य की जागृति का सोर्स क्या बनेगा। अब थर्ड हाउस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना, क्योंकि 9th हाउस से डायरेक्टली जो भी प्लैनेट बैठेगा वो 7th एस्पेक्ट थर्ड पे डालेगा, और अगर थर्ड में कोई बैठेगा तो 9th पे डालेगा।
तो एज्यूम करते हैं कि थर्ड का लॉर्ड इधर आ गया नाइन्थ हाउस में। तो थर्ड हाउस क्या है? शॉर्ट ट्रेवल्स। जैसे जैसे ये इंसान अपनी लाइफ में शॉर्ट ट्रेवल्स करता रहेगा, इसका भाग्य जागेगा। जैसे ही ये इंसान अपना प्लेस चेंज करेगा, इसका भाग्य उदय होगा, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? चेंज ऑफ प्लेस। फोर्थ हाउस है हमारा घर, और घर घर से जो ट्वेल्थ हाउस है जो घर की हानि करता है, वो कहता है घर से दूर, चेंज ऑफ प्लेस। तो चेंज ऑफ प्लेस से इसकी भाग्य की जागृति होगी। शॉर्ट ट्रेवल्स हो गए और शॉर्ट टूर्स हो गए, इससे भाग्य की जागृति होगी। अगर ये शॉर्ट ट्रेवल भी करता है, अब फॉर एग्जाम्पल इसका नाइन्थ में कोई नहीं बैठा, नाइन्थ में ना कोई प्लैनेट बैठा है, अब यहाँ पर अगर मून बैठा है थर्ड हाउस में, तो वो अपना डायरेक्ट सेवेंथ एस्पेक्ट कहाँ डाल रहा है? नाइन्थ हाउस पे। तो सेम सिग्निफिकेशन हो गए कि जब ये इंसान अपना प्लेस चेंज करेगा तो इसके भाग्य की जागृति होगी। अब मून खुद भी प्लेस चेंज का कारक है और थर्ड हाउस भी प्लेस चेंज का कारक है। तो जैसे जैसे ये इंसान अपना प्लेस चेंज करेगा, जैसे जैसे ये शॉर्ट ट्रेवल्स करेगा, इसके भाग्य की जागृति होगी। अब आता है फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब नाइन्थ में बैठेगा तो इसके भाग्य की जागृति कैसे होगी? इस केस में हुआ जुपिटर। फोर्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी मदर। तो अगर ये अपनी मदर के साथ इसके रिलेशंस हेल्दी हैं, तो इसके, और अगर ये अपनी मदर की पूरे तरीके से सेवा करता है, उनका पूरा केयर टेक करता है और सब अच्छे से रखता है, तो ऑटोमेटिकली इसके भाग्य की जागृति होगी ही होगी। और फोर्थ हाउस के और कारक तत्व क्या है? फोर्थ हाउस के कारक तत्व है बेसिकली लैंड एंड प्रॉपर्टी के थ्रू इसके भाग्य की जागृति होगी, व्हीकल्स हो गए, और जो भी फोर्थ हाउस के और कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में बैठता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होती है। अब फिफ्थ हाउस के कारक तत्व क्या होते हैं? जैसे ही, मतलब ये इंसान की भाग्य की जागृति, ये जैसे जैसे न्यू स्किल्स सीखेगा, न्यू स्किल्स डेवलप करेगा, एजुकेशन में जाएगा, जैसे ही इसका फर्स्ट चाइल्ड होगा, तो ये सारे जो इवेंट्स है फिफ्थ हाउस के, उससे इसके भाग्य की जागृति होगी। अब फिफ्थ हाउस में और क्या आता है? फिफ्थ हाउस में बेसिकली आता है आपकी क्रिएटिविटी। जैसे जब भी ये इंसान कुछ क्रिएटिव काम करेगा, तो कुछ ऐसा होगा कि वो क्रिएटिव काम बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल वायरल भी हो सकता है, या फिर वो क्रिएटिव काम की प्रसिद्धि बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि फिफ्थ का लॉर्ड नाइन्थ में गया। नाइन्थ हाउस इज एक्सपेंशन ऑल्सो। नाइन्थ हाउस में जो भी प्लैनेट आता है, वो जहाँ की लॉर्डशिप लेके आया है, उस चीज़ की वृद्धि कर देता है। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में आ गया, अगर मान लो कोई एफ्लिक्शन भी नहीं है, तो इसकी भाग्य की जागृति अपनी इंटेलिजेंस से ही करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि फिफ्थ हाउस इसकी इंटेलिजेंस भी है। अब आते हैं सिक्स्थ हाउस। वैसे शास्त्र के हिसाब से जो पराशर जी ने भी कहा है, तो 3, 6 और 11th का लॉर्ड अगर 9th हाउस में है और एफ्लिक्शन में है, तो ये बहुत ज़्यादा खराब होता है। बट अगर 6th हाउस का लॉर्ड, अब इसमें 6th का लॉर्ड भी सैटर्न है, अब इसमें 6th का लॉर्ड अगर 9th में आ गया, इस केस में क्योंकि 5th और 6th का लॉर्ड सेम है, एज्यूम करते हैं कि किसी और केस में, मतलब अगर ये सेम नहीं होता तो क्या होता, सेम है तो भी बात करेंगे। तो 6th हाउस क्या है? 6th हाउस सारी चीज़ें हमारी षड रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो 6 षड रिपु हैं, तो वो कहाँ आ गई? भाग्य में आ गई। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है 6th हाउस की, वो क्या है? सेवा। तो इस इंसान की भाग्य की जागृति कहाँ होगी? कोई भी ऐसी जगह पे जाकर जहाँ पर सेवा हो रही हो। अब वो मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिए कि गुरुद्वारे में जाकर, अगर 6th का लॉर्ड 9th में है नवामशा में, और ये इंसान मतलब हफ्ते में एक दिन भी गुरुद्वारे जाकर या कहीं भी मंदिर जाकर जहाँ पर सेवा दी जा रही है, ये अपनी सेवा दे। 6th हाउस है वॉलंटियरिंग, कोई भी अपनी किसी भी तरीके से वॉलंटियरिंग करे, क्योंकि 9th हाउस जो है वो क्या है? धर्म स्थान भी है, और 6th हाउस क्या है? सेवा। तो ये इंसान अगर अपनी सेवा धर्म स्थानों पर देगा, धर्म स्थलों पर देगा, धार्मिक स्थलों पर देगा, तो क्या होगा? इसके भाग्य की जागृति ये तो निश्चित रूप से होगी ही होगी, और इसके जो रोग ऋण रेपो हैं वो भी मतलब बहुत अच्छे एक्सटेंट तक रिड्यूस हो सकते हैं। फिर आता है 7th का लॉर्ड अगर 9th में आ गया, वो है जुपिटर। इस केस में कुछ भी हो सकता है। अब 7th हाउस क्या है? सुता भाव। तो बेसिकली आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, आपके पार्टनर का हाउस। तो आपकी भाग्य की जागृति कहाँ से हो रही है? आपके पार्टनर से। तो पार्टनर के साथ हेल्दी रिलेशन रखने हैं, पार्टनर के साथ कॉर्डियल रिलेशन रखने हैं, आपकी भाग्य की जागृति खुद ही हो जाएगी, और इसके लिए और ज़्यादा कुछ चीज़ है नहीं। अच्छा, 6th हाउस के लिए एक और चीज़ है कि अगर ये इंसान अपने जो सर्वेंट्स होते हैं उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखेगा, इसके सर्वेंट्स इससे खुश होंगे अगर, तो इसका भाग्य उस लेवल पर जागेगा जो ये सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है 8th हाउस का लॉर्ड अगर 9th में आ जाए, इसको भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है, और अगर ये एफ्लिक्शन में हो गया तो ये भी माना जाता है कि ये धर्म विरुद्ध जाकर गतिविधियां करेगा, मतलब इसकी एक्टिविटीज अगेंस्ट द मतलब राइटियसनेस या अगेंस्ट द रिलीजन होंगी। अभी हम मान के चलते हैं कि ज़्यादा एफ्लिक्शन में नहीं है, 8th का लॉर्ड 9th में है, तो इसकी भाग्य की जागृति का सोर्स कहाँ से आ रहा है? अष्टम की एक्टिविटीज से।
तो 8th हाउस की सबसे बेस्ट एक्टिविटी क्या है? किसी का 8th लॉर्ड 9th में बैठा है, भाग्य जगाना है, कुछ मत करो, आज से ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 8th हाउस का सबसे स्ट्रॉन्ग कारक तत्व है एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस। तो आप जैसे ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो आपके भाग्य की जागृति का सोर्स बनेगा अष्टम भाव। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं कि अगर मान लो एक से ज्यादा प्लैनेट बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल 9th हाउस में 8th हाउस का लॉर्ड भी बैठा है और इस केस में मरकरी, ये भी कंजंक्ट हो गया, ठीक है। अब अभी हम ये दो की बात कर रहे हैं कि अगर 8th और 10th का लॉर्ड 9th में आ गया तो क्या होगा? तो 10th हाउस है आपका करियर, आपका कर्म क्षेत्र। तो ये इंसान अगर 8th हाउस से जुड़ के काम करेगा, अब इसका जो भी करियर होगा वो 8th हाउस से जुड़ा हुआ हुआ तो इसके कर्म स्थान में और इसकी लाइफ में इसके भाग्य का वो राइज इसको देखने को मिलेगा जो कभी इसने शायद नहीं सोचा। अब 8th हाउस से जुड़े हुए काम क्या हो सकते हैं? अगर वो इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो टैक्सेशन में, ऑडिटिंग में अपनी सर्विसेज दे सकता है। अगर वो इंजीनियर हो सकता है तो इंजीनियर भी अपनी सर्विसेज दे सकता है। वो साइंटिस्ट हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, या फिर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई अपनी सर्विस दे सकता है, या फिर कह सकते हैं कि किसी का पेट्रोल पंप भी हो सकता है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स के रिलेटेड काम करता है। कोई भी ऐसी काम जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ हो, अगर वो उससे जुड़कर काम करता है तो उसके भाग्य की जागृति होना निश्चित है, ठीक है। अब मानते हैं 9th लॉर्ड इन 9th हाउस, ठीक है। अगर 9th का लॉर्ड 9th में ही बैठा है तो भाग्य की जागृति कैसे होगी? इसके भाग्य की जागृति कैसे होगी? धार्मिक होकर होगी, क्योंकि धर्म स्थान, अगर ये अपने धर्म पर अडिग रहे, अगर ये राइटियस पाथ चूज करे अपनी लाइफ में, हमेशा कोई भी काम करने से पहले सही गलत सोच के करे, तो इसके भाग्य की जागृति होना निश्चित है। और 9th हाउस इज ऑल्सो फादर, तो अगर इसके फादर के साथ कॉर्डियल रिलेशन है, अपने फादर के साथ इसके अच्छे हेल्दी रिलेशन है, तो इसके भाग्य की जागृति होना निश्चित है। फिर आता है 10th का लॉर्ड अगर 9th में आ जाए, इस केस में मरकरी। तो अगर 10th का लॉर्ड 9th में आ जाता है तो क्या होगा? तो बेसिकली मतलब भाग्य की जागृति का सोर्स क्या हो रहा है? वर्क प्लेस। तो जब जब ये इंसान अपने वर्क प्लेस पर बिना निस्वार्थ भाव से बस अपने, मतलब वो होता है ना कि कर्म करता रहेगा, फल की इच्छा नहीं करेगा, निस्वार्थ भाव से बस इसके मन में हो कि मुझे बस कर्म करते जाना है अपना, जैसे जैसे ये कर्म करता जाएगा इसके भाग्य का ग्राफ अप 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 अपवर्ड स्लोपिंग होगा। कभी आप डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं देखोगे। लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके आते हैं, बट एक मेजर अगर हम लॉन्ग रन में देखें इस इंसान का, ये इंसान लकी कहाँ पर है? ये इंसान अपने कर्म क्षेत्र में लकी है। तो आई थिंक इससे बढ़िया प्लेसमेंट कोई नहीं हो सकती। फिर क्या आता है? 11th हाउस का लॉर्ड जब 9th में आ जाए, अब इस केस में है चंद्रमा। तो अगर ये एनजीओ से जुड़ के काम करे तो इसके भाग्य की जागृति होगी। अगर ये अपने फ्रेंड सर्कल से जुड़ के काम करे तो इसके भाग्य की जागृति होगी। अब पराशर जी ने 11th के लॉर्ड को 9th में नेगेटिव क्यों बताया है? 11th हाउस क्या है? ढिंडोरा पीटना सब में। अब आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि कुछ डोनेट करने जा रहे हैं, कहीं पे लंगर लगाया या किसी को खाना दे रहे हैं, तो वो पहले एक तो वीडियो बनेगी बहुत बड़ी और फिर वो वीडियो वायरल होगी। मतलब 1 रुपया भी देंगे तो वो 1 लाख लोगों को जब तक ये बताएंगे नहीं तब तक इनकी शुदा शांत नहीं होगी। तो ये है 11th का लॉर्ड 9th में। और ये वो लोग होते हैं बेसिकली, अगर ये मान लो एफ्लिक्शन में भी है तो ये मान लो पूरे तरीके से 11th का लॉर्ड 9th में आके पीड़ित हो गया, ये इंसान मंदिर जाएगा, ये इंसान गुरुद्वारा जाएगा, चाहे चर्च जाएगा, हे भगवान मेरा ये काम करा दो, मैं आपको इतने पैसे चढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिजायर फुलफिल कहाँ से हो रही है? धार्मिक स्थलों से, मंदिर से, गुरुद्वारा से, मस्जिद से। तो ये वहां पर जाए ये। और ये एक अच्छी पोजीशन भी क्यों है थोड़ी सी? क्योंकि ये एक्चुअली में ये वो इंसान है, ये जो भी चीज मांगता है मतलब धार्मिक स्थलों पे जाके इसको मिल जाती है, क्योंकि यह 11th लॉर्ड 9th में। डिजायर फुलफिलमेंट कहाँ से हो रही है? 9th हाउस से। फिर आता है 12th लॉर्ड 9th हाउस में। इसको बहुत लोग खराब बोलते हैं, बट मेरे लिए मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है 12th लॉर्ड 9th में। तो अगर हम नॉर्मल सेंस में देखें तो भाग्य की हानि हो रही है, क्योंकि जो लॉस का लॉर्ड है, मतलब हानि का स्वामी कहाँ आ गया? भाग्य में। तो भाग्य की हानि हो गई। लेकिन अगर ये इंसान फॉरेन जाके अपना काम करे, अगर ये इंसान मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी जॉब करे तो इसके भाग्य का उदय होगा। अगर ये 12th हाउस के कारक तत्वों से जुड़कर काम करे तो इसके भाग्य का उदय होगा। ये सब हम D9 में देख रहे हैं फिलहाल। तो 12th हाउस और क्या है? स्पिरिचुअलिटी है और दान है बेसिकली। अगर ये इंसान दान करे कहाँ पर? रिलीजियस प्लेसेस पर, तो इसके भाग्य का उदय होगा। अगर ये इंसान दान करे और सेवा करे रिलीजियस प्लेसेस पर तो इसका भाग्य उदय होगा ही होगा। अब 8th का लॉर्ड 9th में है, मान लो 12th और 8th दोनों का लॉर्ड 9th में आ गया, सन और मार्स कंजंक्शन हो गया, 8th एंड 12th लॉर्ड इन 9th हाउस।
तो इसको दान तो करना है, लेकिन कैसे करना है? गुप्त रूप से करना है, क्योंकि 8th हाउस क्या है? 8th हाउस है हिडन एक्टिविटी। तो वो होते हैं ना एनोनिमस डोनेशन, तो इसको एनोनिमस डोनेशन करनी है, बट कहाँ पे करनी है? धार्मिक स्थलों पे। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि कौन से हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आया और वो भाग्य की जागृति दे रहा है। अगर कंजंक्शन में है तो हम दोनों प्लैनेट को मिलाकर कोई एक एक्टिविटी बनाएंगे। दोनों प्लैनेट जो भी हाउसेस की लॉर्डशिप ले रहे हैं उसको बना के हम उनके कारक तत्वों से एक ऐसी चीज बनाएंगे जिससे हमारे भाग्य की जागृति हो। तो ये था बेसिकली, ये उनके लिए था जिनका कोई प्लैनेट बैठा हुआ है 9th में। अब मान लो कोई प्लैनेट नहीं बैठा, मान लो जुपिटर बैठा है 5th हाउस में। अब जुपिटर 5th हाउस में बैठ के 9th को एस्पेक्ट दे रहा है और 9th पे और कोई प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं दे रहा। अब हम ये मान के अब हमें एनालिसिस क्या करना है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखना। जो मैंने बोला 5th लॉर्ड जब 9th में जाता है तो क्या होगा, तो सेम रिजल्ट्स आएंगे जब जुपिटर यहां से बैठ के 5th एस्पेक्ट 9th हाउस पे देगा। लेकिन और क्या क्या ऐड हो जाएगा कि जुपिटर कहाँ की लॉर्डशिप लेके बैठा है। अब इसमें 4th हाउस के कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेशंस और 7th हाउस के सिग्निफिकेशंस भी ऐड हो जाएंगे। तो अब हम ये मानेंगे 4th 7th और 9th का लॉर्ड, 4th 7th और 5th का लॉर्ड 9th में बैठा है, तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। अब इसमें से भी जो मैक्सिमम रिजल्ट्स होंगे वो किसके मिलेंगे? पहले तो जहां पर वो प्लैनेट बैठा है मतलब 5th हाउस, अगर उसकी 2 राशि हैं तो हम कौन सी राशि को ज्यादा कंसीडर करेंगे? जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, जुपिटर के केस में जैसे कि 4th हाउस। तो इसमें 4th और 5th हाउस के कलेक्टिवली अगर 9th में चला गया, तो अगर 4th और 5th दोनों का लॉर्ड 9th में चला गया तो भाग्य की जागृति कैसे होगी? पढ़ने से होगी और पढ़ाने से होगी। तो हम इस तरीके से एनालिसिस करेंगे। अब एक चीज और बता देता हूं, अगर मान लो जो ना इधर कोई बैठा है ना इस पर कोई एस्पेक्ट दे रहा है, तो हम ये देखेंगे कि इसका लॉर्ड कहाँ चला गया। अब मान लेते हैं कि 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ ले, कहीं भी ले लेते हैं, 7th में चला गया वीनस, तो इसकी भाग्य की जागृति कहाँ से होगी? अब वही समझेंगे जो 7th का लॉर्ड 9th में आया था। तो सेम उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो वंस अगेन जय श्री राम, और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं।